नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास में। हम बिंदास में फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जिस पर हम सबको बोलना जरूरी है। हम ऐसे ही मुद्दे लेकर आते हैं जिस पर देश नहीं बोलेगा तो इस चुप्पी का फायदा देश के दुश्मन उठाते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि बेखौफ होकर बोलो। जी हां, आज मुद्दा जुड़ा है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के इस मुद्दे पर हम आप के साथ पूरे एक घंटा तक बात करेंगे। आज के बिंदास में यही विषय करेंगे कि क्या भारत की सरकार पाकिस्तान को बचा रही है। मित्रों, एक वैश्विक सिद्धांत है कि किसी बहन का कायर भाई, किसी पत्नी का बुजदिल पति और किसी देश की कमजोर सरकार इज्जत नहीं बचा सकती। इन तीनों की इज्जतें अपने अपने रक्षा करने वाले व्यक्ति, संस्था, इनके ताकत पर, इच्छा शक्ति पर निर्भर होती है। इसमें शरीर की ताकत से भी ज्यादा और सरकार की सैन्य ताकत से भी ज्यादा मानसिक ताकत अर्थात इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा कारगर होती है। ये दुर्भाग्य है कि ये स्थिति हमारे देश की सरकार की बन रही है और लगातार एक छोटा सा छुटभैया मुल्क हमारे देश को आह्वान कर रहा है, चैलेंज दे रहा है और हम बस कबूतर उड़ाने में ही अपने आप को शांति दूत मानकर अपनी बाहें खुला रहे। क्या इतने बड़े खंडप्राय देश के लिए ऐसा अपमानित होना सही है? क्या भारत की सीमाओं को इस बार हर बार दुश्मनों ने लांघना सही है? चीन हो, पाकिस्तान हो या छोटे छोटे देश हो, भारत को आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा परंपरागत शत्रु जिसने इस देश के टुकड़े किए, ऐसे पाकिस्तान को हम क्यों बख्श रहे हैं? क्या है इसके पीछे का कारण और क्या है इसका उपाय? स्थिति, कारण, उपाय बिंदास बोल में हमेशा की तरह हम आज भी बात करेंगे। हम आशा करते हैं कि देश की सरकार को इस देश की जनता बता दे कि वो क्या चाहती है। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। पाकिस्तान कर रहा है कायरता की हदें पार, छिप के कर रहा है हमारे सैनिकों पर वार, लगातार तोड़ रहा है युद्ध विराम। आखिर क्यों चुप है हमारी सरकार? आजादी के बाद अंग्रेजी हुकूमत द्वारा चली गई भारत पाक विभाजन की अंतिम चाल आज दोनों ही मुल्कों के लिए नासूर बन चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और समझौते की तमाम संभावनाएं थकी हारी सी लाचार नजर आ रही है और हमारी सरकार अपनी लाचारी से पाकिस्तान के आगे सिर झुकाए खड़ी है। पाकिस्तान आज कायरता की सारी हदें पार कर चुका है, मगर भारत सरकार इसका मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगी है। अपनी आत्मघाती चरित्र के लिए हमेशा से कुख्यात पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान सीमा पर ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया जिसे देखकर आज देश आक्रोश से उबल रहा है। मगर इससे कहीं ज्यादा भारत सरकार के रक्षा मंत्री का बयान दुख और आक्रोश को बढ़ावा देने वाला है। सरकार पाकिस्तान पर सख्त नीति अख्तियार कर ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय उसे ये कहकर क्लीन चिट देने में देर नहीं की और कहा कि पाकिस्तानी सेना के लिबास में आए कुछ लोगों ने भारतीय सेना पर गोलीबारी की और ये एक आतंकवादी घटना थी। आज हमारे जाबाज सैनिक बिना किसी वजह के जान गंवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे सियासी रहनुमा अपने बयानों से देश और सेना का हौसला बढ़ाने के बजाय उसे पस्त करने में लगे हैं। रक्षा मंत्री के बयान से तो ऐसा लगता है कि वो भारत के रक्षा मंत्री नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान है। क्या यही है सरकार की विदेश नीति? हमेशा से ही भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की पहल होती रही, मगर पाकिस्तान हर बार पीठ में छुरा घोंपता रहा है। बात चाहे जनवरी 1966 में किए गए ताशकंद समझौते की हो या फिर जुलाई 1972 का शिमला समझौता या फिर 2001 में आगरा शिखर वार्ता, हर बार पाकिस्तान ने अपना नापाक चेहरा दिखाया है और ऐसे में भारत सरकार किस उम्मीद के साथ ये ख्याल पाल रही है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देने से रिश्तों में सुधार लाएगा, वो रिश्तों में सुधार लाएगा या फिर अपनी करतूतों को भूलकर अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर दोस्ती का कोई नया इतिहास बना पाएगा। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि सरकार पाकिस्तान को लेकर इतनी लापरवाह क्यों होती जा रही है? भारतीय सीमा सुरक्षा के मामले में हमारी नीतियां ढाक के 3 पात क्यों बनी हुई हैं? सवाल ये भी है कि आखिर भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ दोस्ती कायम करने के लिए और कितनी कुर्बानियों को यूं ही चुप रहकर स्वीकार किया जाता रहेगा? सरकार और कितने सैनिकों का सर कटवाएगी? कितने जाबाजों की जान झोंकने के बाद हमारी सरकार को यह एहसास होगा कि वाकई पाकिस्तान के साथ नरम रुख रखना राष्ट्र हित में नहीं है? पाकिस्तान को सख्त और मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त हाथ से निकला जा रहा है, मगर ऐसे में भारत सरकार के रवैये को देखते हुए सवाल खड़ा होता है कि सरकार पाकिस्तान को बचा क्यों रही है? बात तो हम करते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन यहां तो
थप्पड़ का जवाब पप्पी लेकर दिया जा रहा है। मनमोहन सिंह इसके लिए मुंह खोलना नहीं पड़ता, इसलिए शायद ये रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन क्या इतने बड़े देश के, गौरवशाली देश के, लाखों की सेना जिसके पास है, उसके मुखिया का ये रवैया कितना निंदनीय है, स्वागतार्ह कितना, ये मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा, क्योंकि कदापि ही स्वागतार्ह हो नहीं सकता, केवल निंदनीय हो सकता है। आइए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? मिला के नजर से नजर लूट लेंगे, दिल का भी करबो जिगर लूट लेंगे, और कांग्रेसियों के चक्कर में दोबारा ना आना, वरना खुदा की कसम एक एक घर लूट लेंगे। आपको क्यों लगता है कि वो रंगी बोलिए वो रंगी सुबह बतलाओ, रंगी शाम बतलाओ, क्या कहते थे कैसे छुप के काम बतलाओ। और फरिश्ते कब्र में आकर के मनमोहन जी तुमसे ये ना पूछेंगे नवाज शरीफ की माँ का नाम बतलाओ, तुमसे तो ये पूछेंगे कि तुमने अपने देश, अपने वतन के लिए क्या किया। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे लिए और हमारे लिए दोनों समस्या है, नवाज शरीफ कब होंगे और मनमोहन सिंह कब होंगे। लेकिन दोनों की, नवाज को शरीफ होने की हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, ना मनमोहन को सिंह होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि बात देश की एक एक इंच जमीन की है और देश के सीमा पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले भारतीय के जवानों की है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ माननीय सूर्य जी, जय हिंद। मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल हबड़ा से। बोलिए संजय जी। लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा था कि भारत के कुछ नेता अपना काला धन विदेशों में आईएसआई के माध्यम से जमा कराते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान के प्रति आवश्यकता से अधिक नरमी के कारण देखा जा सकता है। आज अपना भारत देश गहरे षड्यंत्र में फंस गया है और इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष दल सहयोग कर रहे हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस इस देश के साथ भीतर घात क्यों कर रही है। इस देश के साथ कांग्रेस की क्या दुश्मनी है? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी भारत को भ्रष्ट करने का विदेशों से कोई मास्टर प्लान लेकर तो नहीं आए हैं, जैसा भारत के नागरिकों और सैन्य शक्ति का मनोबल गिराना, जिससे लूट को आसान किया जा सके। जबकि इतिहास गवाह है कि जब हमारी 33 थी तो हमारी सैन्य शक्ति 25 लाख लोगों की थी और द्वितीय विश्व का निर्णय भी हमारे भारतीय बहादुरों ने किया। आज हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे सैनिक नपुंसकों की तरह हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। वियतनाम ऐसा छोटा सा देश चाइना को जवाब दे सकता है, लेकिन भारत जवाब नहीं दे पा रहा है। सिमी एक प्रतिबंधित संगठन है जिसका रूपांतरण इंडियन मुजाहिदीन के रूप में हो चुका है और पाकिस्तान जिसका फंडिंग करता है। इस सारी जानकारियों के बावजूद इसके पक्ष में शकील अहमद ऐसी भाषा बोलते हैं जो हाफिज सईद नहीं बोल सका। बटाला कांड पर आतंकवादियों के घर जाना, सोनिया गांधियों का आतंकवादियों के ऊपर फूट फूट कर रोना, यह क्या दिखलाता है? चाइना की तरफ से खतरा महसूस होने पर भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि 1 लाख सैनिकों का माउंटेन स्ट्राइक कोर की स्थापना की जाएगी, जिसका निर्णय 2007 में लिया गया था। लेकिन आज तक जो है उस माउंटेन स्ट्राइक कोर को नहीं बनाया गया। और ये लोग, जिसे स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि इन लोगों ने 38 लाख करोड़ रुपए का थोरियम बेच दिया जो है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन आज हम पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं। और हमने 2 साल पहले कहा था कि चाइना के प्रति भारत सरकार के कई अफसर और नेताओं का रुख कड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि जो काला धन पहले कभी यूरोप में स्विस बैंकों में हुआ करता था, वहां की राजनीतिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इसको देखते हुए और वहां की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई भ्रष्ट नेताओं ने स्विस बैंकों में अपना जो पैसा है उसको हटाकर चाइना में इसलिए रखा है कि चाइना के ऊपर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का या देश का दबाव नहीं आ सकता और वहां की डिक्टेटरशिप पूरा संरक्षण दे सकती है यहां पर। इसलिए मकाऊ और तमाम देश जो है ये अब अड्डा बन गए हैं काले धन का। और अगर चाइना के खिलाफ भारत की स्थिति खराब हो जाएगी और चाइनीज बैंक अगर हाथ ऊपर कर देंगे और कहेंगे कि किसी का कोई धन हमारे पास नहीं है, तो भ्रष्ट नेताओं का पैसा डूब जाएगा। ऐसा ये 2 साल पहले हमने कहा था और ये भी कहा था कि तब आईएसआई के एजेंट इस काम में कई सालों से लगे रहे, अंडरग्राउंड होकर लगे रहे। बाद में पता चला कि ये पैसा वहां तक पहुंचाने का काम करने वाले ज्यादातर आईएसआई एजेंट थे और आईएसआई ने ये भारतीय नेता और बाबुओं से इसलिए करवाया क्योंकि आगे जाकर इनका कान दबाया जा सके, जिससे कि ये मुंह नहीं खोलेंगे। अगले कॉल। सूर्य जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार, मैं वीरेंद्र तिवारी गोरखपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, आपको मालूम होना चाहिए
आज के डेट में कोई भी पार्टी है मुस्लिम वोटों की तरफ है। यदि मुस्लिम वोटों की तरफ है और कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती है, तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो जीतता है पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान में पटाखे बजाए जाते हैं। यदि कोई काम करता है कांग्रेस पाकिस्तान के खिलाफ, तो यहाँ के मुस्लिमों की कांग्रेस से कट जाएंगे। सारी बात यही है। मैं अपने इस फोन के द्वारा भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह की बात कर रहा हूँ। अपने घर के बगल में मात्र 6 किलोमीटर दूर के घर उत्तर साइड में आज तक जहाँ हरिजनों और अनुसूचित जाति का मस्जिद है वहाँ विद्युतीकरण हुआ, लेकिन उन्हें वोट ना मिलने से उनको बिजली का बिल आता है, लेकिन आज तक लाइन नहीं लग पाई। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद सर, सुरेश जी ना? हाँ सर, मुझे लगता है ये जो कांग्रेस सरकार है इनको लगता है कि अब अगर पाकिस्तान के साथ में भिड़ते हैं तो यहाँ की जो मुस्लिम वोट है वो बढ़ जाएंगे या वो अपने खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के मुस्लिम जो है वो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है। ये कांग्रेस सरकार को समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है अगर कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेती है, फास्ट एक्शन, तो यहाँ के मुसलमानों की मान उतने समझदार है कि उनको अपने हिंदुस्तान का बचाव करना यही सबसे बड़ी प्राथमिकता लगती है। कांग्रेस को समझना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, धन्यवाद कॉल के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों पाकिस्तानी आतंकवादी, अलगाववादी ऐसे कई संस्थाओं के वीडियो इंटरनेट पर देखे गए और उनमें यह कहा गया कि हम जब पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़ेंगे, पाकिस्तान भारत के ऊपर जिस दिन टूट पड़ेगा उस दिन भारत के अंदर से सेना के जितने पाकिस्तान के जवान भारत पे टूट पड़े हैं उससे ज्यादा भारत में रहने वाले भारतीय जवान भारत सरकार, सेना और लोगों के ऊपर टूट पड़ेंगे। इसका भरोसा देने वाले ऐसे कई वीडियो पाकिस्तानी अलगाववादी संस्थाओं ने जारी किए, आह्वान किया, बल्कि ईद की शुभकामना देने के लिए भी उन्होंने भारतवासियों को शुभकामना नहीं दी, भारतीय मुसलमानों को शुभकामना दी। भारत के अंदर के मुसलमानों को उस्काने का काम हमेशा ही पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन फिर भी भारत सरकार का पाकिस्तान को बचाने का यह स्टैंड कितना सही है, इस पर हम आज के बिंदास में जवाब ले रहे, प्रतिक्रिया ले। सोशल मीडिया में कई प्रतिक्रिया हमारे पास आने लगी है। फेसबुक के ऊपर अब तक हजारों लोगों ने इस घटना की, सरकार के अप्रोच की निंदा की है। साथ में ट्विटर पर, ऑर्कुट पर और तमाम सोशल मीडिया में sudarshannews.com इस वेबसाइट पर भी लोगों की हजारों प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई। इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ साथ में कॉलर के पास भी चलते हैं। आप वीडियो में कॉल करने के लिए स्काइप का भी उपयोग कर सकते हैं। अगले कॉलर। हेलो, नमस्ते सुरेश जी। नमस्ते, इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर, गुजरात से मैं। बोलिए इकबाल भाई। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो है सर, पाकिस्तान से इतनी दोस्ती करने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही है सर? क्यों हम डर रहे हैं क्या उनसे? और मैं नवाज शरीफ से संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे जो शहीद हुए हैं पाकिस्तानी हरामी जो है सैनिक, इन्होंने जो हमारे 4 शहीदों को शहीद किए हैं, वो जिस रात को इन्होंने शहीद किए हैं सर, सूरज जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको मालूम नहीं होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस रात को इन्होंने हमारे सैनिक को शहीद किए, वो रात हमारे इस्लाम धर्म के अंदर रमजान की 27वीं रात जो रहमत की रात होती है सर, उस रात का इतना मर्तबा है कि जिस हर मुसलमान अपनी मफरत की दुआ करता है और अपने मुल्क की भलाई की दुआ करता है। लेकिन इस नवाज शरीफ शैतान ने वो काम करवाया है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर धब्बा करवाया, इतना कुल हत्या कराई हमारे सैनिकों की। और मैं हिंदुस्तान के उलमाए किराम जो फतवा देने में बहुत माहिर है हमारे, अगर एक मर्तबा वो बोल देते कि हम हमारे भाई जो 4 शहीद हुए हैं उनके लिए हम ईद नहीं मनाएंगे, तो इस देश में कितना हमारा प्रेम और हमारी जो भावना है वो बढ़ती। लेकिन ये बेशरम बुखारी है, ये इमाम बन के बैठे दिल्ली के अंदर, अपने जवान के लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, देश के लिए तुमने क्या किया? मैं ये इनको डूब के मर जाना चाहिए सर मुसलमानों को कि ईद क्यों मनाई तुमने? हमारे 4 भाई जो शहीद हुए, पहले उन सरकार से अनुरोध करना था कि पहले उनका, हमारे देशवासियों का बदला लो, हमारे सैनिकों का, उसके बाद हम ईद मनाएंगे। और मैं इसी तरह ईद मनाऊंगा सर। इकबाल भाई, ये आपने बोला इसलिए इस पे बवाल नहीं होगा, अन्यथा कोई दूसरा बोलता तो उस पर बवाल होता।
बाल हो तो है, लेकिन मैं अपने देश के लिए, मैं और अपनी औलाद, मेरा खानदान, हम सब शहीद होने के लिए तैयार है। चाहे हमारे दुश्मन, पूरे दुनिया हमारी दुश्मन बन जाए सर, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। पहला मेरा धर्म, मेरा देश है, उसके बाद सब कुछ है मेरा सर। वाह, ऐसे ऐसे जो शूरवीर इस देश में रहते हैं, उन्हीं के कारण ये कुछ स्थिति बनी हुई है, देश टिका हुआ है, वरना इस देश में दुश्मनों की सीमा पार क्या, अंदर भी कहा कमी है। अगले कॉलर। जय हिंद। चौहान जी नमस्कार। बोलिए। पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, हमें भाईचारा निभाना चाहिए। पाक का ऐसा बचाव करने वाले और ऐसी बेफजूल की बातें करने वाले राजनेता आखिर इस बात का कब जवाब देंगे कि हम ही कितनी बार ऐसा करने के लिए आगे आए और वो हमारी पीठ पर वार करते रहे। जनता को केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था हमें दी कि हम अपने ही धर्म के साथ, अपने भाइयों के साथ सुरक्षित नहीं अपने मुल्क में। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। अच्छा, मैं उपाय बताता हूँ। हाँ। बॉर्डर, चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं ना, हाँ, उनको पूरी तरह से छूट होनी चाहिए। उनको किसी अफसर से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, किसी डिफेंस मिनिस्टर से जरूरत नहीं है, आर्मी चीफ से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। वो लोग परिस्थितियों के अनुसार जो है ना खुद फैसला करेंगे और जो भी बन सकेगा वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे। और उसके बाद जो है ना, तो चीन पाकिस्तान जितना कर रहा है इतने समय से, उसके लिए आर्मी चीफ जो है, तीनों सेना के चीफ जो है ना, उन लोग को रक्षा मंत्री से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, राज्यसभा और लोकसभा से। बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे देश के रक्षा मंत्री अपने मनमर्जी से बयान नहीं दे सकते, और अगर ये उनका दिया हुआ बयान उनके मनमर्जी से है तो उनको एक क्षण के लिए भी इस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। जिस देश का रक्षा मंत्री बयान नहीं दे सकता जो चाहिए इस देश की भावना के अनुसार, वो इस देश के सैनिकों को गोली चलाने का आदेश कैसे दे सकता है? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश के रक्षा से जुड़ी हुई है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं वेद प्रकाश बोल रहा हूँ, कुमारगंज राजस्थान से। हाँ हाँ सर, ये क्या आप ध्यान देंगे, ये तो घोटालों में फंसे हुए हैं। हाँ है? और इनकी और पाकिस्तान की एक ही बात है, हमारे जवान मरते रहे, कोई सिर काट के ले जाए, कोई ऐसे ही मार दे, जब मर्जी हो उनकी मार के चले जाते हैं। एक पाकिस्तानी पकड़ा गया, वो तुकाराम लगता है कि इन लोगों की वजह से बेवकूफ आदमी था जिसने इसका साहब को पकड़ दिया है। बिल्कुल, नहीं तो ये साबित नहीं हो पाता कि मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ है। और उसके तुरंत बाद में उसका अंतुले साहब का बयान आता है, कभी दिग्विजय साहब का बयान आता है। इन लोगों ने, पाकिस्तान में और कांग्रेस पार्टी ने समझौता कर रखा आपस में कि आप पाकिस्तान के हुक्मरानों को, तो राजनीतिक पार्टी को कह रखा है कि आप पाकिस्तान की जनता भड़काओ हिंदुस्तान के खिलाफ, और भारतीय जनता को इन्होंने ये खिलाफ खड़ा कर रखा है कि आप। धन्यवाद। बहुत बार जो कूटनीतिक व्यवस्था होती है या कूटनीतिक रचना की जाती है आसपास के पड़ोसी देशों में सरकारें बनने की, वहां पर सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है कि वहां पर फलानी सरकार अगर आएगी तो हमारे साथ संबंधों के लिए उपयोगी साबित होगी। इसलिए हम बांग्लादेश में, भारत में हमारी सरकार ऐसा प्रयास करती है कि वहां पर ऐसी सरकार आए जो कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए काम करे। लेकिन पाकिस्तान इतना होशियारी इस विषय में करता है कि उसके दिखाने के दांत और खाने के दांत हमेशा ही अलग होते हैं। नवाज शरीफ कहने के लिए तो प्रो पाकिस्तान बयान देते हैं, लेकिन उन्हीं की सेना भारत के सैनिकों के कहीं सर काटती है तो कहीं पर उनको जान से मारती है। अगले कॉल। जी सुरेश जी नमस्कार, हिमांशु बोल रहा हूँ ब्लूमिंगटन से, अमेरिका से। पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत विरोध पर खड़ा हुआ है, ये हम कब समझेंगे? और ये हमारी सरकार हमारे लोगों को कब समझने देगी और खुद कब समझ करके इस पे कुछ क्रियान्वयन करेगी? मुझे ये समझ नहीं आता है। पाकिस्तान से किसी प्रकार की शांति की और वफादारी की उम्मीद रखना अपने आप में एक मूर्खता है। जिन लोगों के कारण हमारा देश बांटा गया, जिन लोगों के कारण इस देश में 1 लाख से भी अधिक मंदिर तोड़े गए, करीब 10 लाख से ज्यादा महिलाओं का चीरहरण किया गया पिछले 1200 सालों में,
क्या उन लोगों से हम किसी प्रकार की निष्ठा रखने में अपने आप को सही समझते हैं, सही मानते हैं, उचित मानते हैं इन प्रकार के मापदंडों को? मुझे नहीं लगता। ये मात्र एक तुष्टीकरण की नीति है जो भारतीय सरकार भारतीय मुसलमानों को प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए करती रहती है। इनकी कोई निष्ठा नहीं होती है भारत के प्रति। हाफिज सईद को साहब कहते हैं और ओसामा लादेन जैसे घटिया लोगों को श्री के उपाधियों से नवाजते हैं। 2008 के मुंबई हमलों के कभी हमने बदला तो ले नहीं पाए हैं। एक पुलिस वर्कर ने आखिर ये कविता लिखी कि मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया, तो उसको भी माफी मांगने पर हमने मजबूर कर दिया। ये तो हमारा लोकतंत्र है जो सिर्फ मुसलमानों और क्रिश्चियनों के लिए चलता है और हिंदुओं को दबाने के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत रहता है। बांग्लादेश के मुसलमान आते हैं और तांडव करके चले जाते हैं, और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं और कहते हैं कि नहीं भैया ये तो सिर्फ ऐसा एक कम्युनल राइट है। ये कम्युनल राइट नहीं है, ये आपकी तुष्टीकरण की नीतियों के निकलते हुए परिणाम है जो हमारे घर को जला रहे हैं। और अब वक्त आ गया है जब देश के लोगों को जागना चाहिए और इन कांग्रेसियों को। हम लोग छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रही है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि पाकिस्तान को हमारी सरकार आखिर क्यों बचा रही है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो कुत्ते की पूंछ की तरह कभी सीधा ही नहीं हो सकता, लेकिन इस देश में जो भी प्रधानमंत्री आता है, किसी भी दल का आता है, वो कम से कम एक बार तो जरूर इस पूंछ के ऊपर मक्खन लगाकर या उसको पाइप में रखकर सीधा होने की प्रतीक्षा करता है। और हर प्रधानमंत्री के एक नए प्रयोग ने हमारे देश के हजारों जवानों की जानें जोखिम में डालकर अब तक युद्ध में जितने लोग नहीं मरे उससे ज्यादा लोगों की हानि स्वीकार की है। आखिर क्यों हम प्रयोग करते हैं पाकिस्तान पर? क्यों ना हम केवल एक अंतिम प्रयोग नहीं करते पाकिस्तान पर? यह हमको सोचना जरूरी है और उसी की तरह कदम उठाना भी जरूरी है। आइए, कई और कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, सुनते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं गंगापुर सिटी राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं ये हमारे मतलब चाहे पाकिस्तान का हमला हो, चाहे देश में हर सैकड़ों तरह की स्थिति हो, ऐसे रोज अपमानजनक स्थितियां हमारे सामने आ रही हैं। अभी जैसे हम राजस्थान से ही देखते हैं, राजस्थान की जैसलमेर की घटना है। हाँ, कि गाजी फकीर जैसा जो 50 साल से जिसकी हिस्ट्री शीट खुली हुई थी, हाँ, गुंडा नंबर 1 का, हाँ, उसकी हिस्ट्री शीट कांग्रेस सरकार ने बंद की। यहाँ पर हाँ, किसी इससे पहले वाले एसपी ने बंद की। इस वाले एसपी जो नए पंकज चौधरी है, उन्होंने उनकी हिस्ट्री शीट चालू की, उनका ट्रांसफर कर दिया। जिस गाजी फकीर के बारे में सेना, बीएसएफ और सारी खुफिया एजेंसियां जिसकी हिस्ट्री शीट खोले हुए थी इस कांग्रेस सरकार ने उसकी हिस्ट्री शीट बंद कर दी। बिल्कुल। और आज ईद के 2-3 दिन पहले के उसमें वो था कि राजस्थान सरकार के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के लोग उस गाजी फकीर के गांव में जाके उसके पैर छीके उससे वो ले रहे थे आशीर्वाद। बिल्कुल। चाहे पाकिस्तान की घटना है, वो इस तरह की घटनाओं के बारे में रुके। इसके बारे में मैं एक सुझाव है सर मेरा कि हम करोड़ों लोगों की संगठित शक्ति वो एक यदि खड़ी होती है तो हम चाहे जो देश में हो हमारी इंसल्ट, चाहे हमारी विदेशों में इंसल्ट हो, इस सब को हम रोक सकते हैं। इसके बिना संगठित जो ताकत है अपन देशभक्तों की, उस देशभक्तों की ताकत संगठित हुए बिना जो हमारा चाहे देश के अंदर अपमान हो रहा है, देश से बाहर हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, इसको हम नहीं रोक सकते। बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन हम इसलिए संगठित नहीं हो सकते क्योंकि हम राजनीतिक दलों में बटे हैं और जो सरकार सत्ता में है उसके कार्यकर्ता सरकार की नीतियों को सही ठहराते हैं और अपनी नीयत का राजनीतिक परिचय देते हैं। हम जब तक राष्ट्रीय नीति के साथ अपनी नीयत को बनाए नहीं रखेंगे तब तक हम राजनीतिक गुटों में, दलों में बटे रहेंगे और देश बंटने के लिए इस आंखों से, खुले आंखों से देखते रहेंगे। अगले कॉल। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए। मैं प्रतीक बोल रहा हूँ कलकत्ता से। हाँ। अच्छा सुरेश जी, हम लोग का मजाक बन गया देश के सामने, नहीं सारी वर्ल्ड के सामने हम लोग मजाक बन गए हैं। सबको पता चल गया है कि हम लोग का देश में सब हिजड़े नेता लोग हैं। आज ही मैंने देख रहा था न्यूज कि हमारे बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने शर्मनाक बयान दिया है कि शहीद के परिवार को अनशन को नाटक बताया उन्होंने।
और जब ये सोचते हैं कि सब इंडिया में ही रहता है, सारी दुनिया के पास ये समाज मैसेज जाता रहता है। सबको पता है ये सब कांग्रेस हिजड़ी सरकार है, नपुंसक। अपने घर के किसी फैमिली मेंबर तो गए नहीं है कभी बॉर्डर पे जाके, कभी देखा भी नहीं है। चलिए, असंवैधानिक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देश का गुस्सा समझता हूं कि आखिर इस स्थिति में आपके पास भी क्या पर्यायी शब्द हो सकते हैं। सरकार बताए, इस साहब का जो तथाकथित आपका शौर्य दिख रहा है, इसके लिए कौन सा शब्द उपयोगी लाना आप ज्यादा मुनासिब समझते हैं। हम यहां पर कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर क्यों हम आपको ये पूछ रहे हैं। देखिए, सरकार अपनी ही सेना का मनोबल तोड़ रही है। सीमा पर तैनात हमारे 5 जवानों की हत्या करता है पाकिस्तान। धोखे से पाकिस्तानी सैनिक भारत की सीमा में घुसकर पहले भी हमारे सैनिकों की हत्या कर चुके हैं, मगर सरकार चुप है। न मौन प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं और न ही उनके सिपह सलार। रक्षा मंत्री खुद ही पाक को क्लीन दे रहे हैं। हमारी सेना रिपोर्ट जारी करके पाकिस्तानी सेना की करतूत बता चुकी है, कैसे पाकिस्तानी सैनिकों ने घात लगाकर हमारे सैनिकों की हत्या की। मगर हमारे रक्षा मंत्री राज्यसभा में हमारे सैनिकों की हत्या के लिए आतंकवादियों को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन बाद में रक्षा मंत्री अपने बयान को बदलते हैं। लेकिन ये तो वही कहावत है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। शर्म अल शेख में पहले भी पाक का गुणगान। शर्म अल शेख की बैठक में हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को नेक दिल इंसान कह चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री अपने यहाँ आतंकवाद को लेकर कड़ा रुख करना तो दूर, खुद पाकिस्तान में हो रहे आतंकवाद पर फंस जाते हैं। उल्टे पाकिस्तानी हुक्मरान भारत को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री इसका खंडन करना तो दूर, इसके सबूत मांगने लगते हैं। नाराज देशवासियों का गुस्सा भी नहीं दिख रहा भारत सरकार को। पहले पाकिस्तान धोखे से हमारे ही सैनिक की निर्मम हत्या करके सिर कलम कर देता है, अब फिर से हमारे 5 सैनिकों को धोखे से मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे में पूरा देश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हर ओर पाकिस्तान का विरोध होता है, लेकिन सरकार पाकिस्तान की करतूतों को बताने के बजाय उसका बचाव करती दिखाई दे रही है। पाक से बातचीत के लिए सैनिकों की हत्या पर मौन। ऐसा लगता है हमारी सरकार चुनाव नजदीक आते ही पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाने पर उतारू है, क्योंकि उसे एक विशेष समुदाय का वोट जो चाहिए। इसीलिए सरकार पाक के साथ सहानुभूति दिखा रही है, लेकिन सरकार को ये मालूम नहीं है कि सहानुभूति ऐसे लोगों के साथ दिखाई जाती है जो सहानुभूति दिखाने लायक हो, लेकिन जो हमेशा भारत को तोड़ने और वहाँ के नागरिकों को दुश्मनों की तरह देखता हो, उसके साथ कैसी सहानुभूति। सहानुभूति इंसानों के साथ दिखाई जाती है, हैवानों और शैतानों के साथ नहीं। यह हमको समझना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, हाँ सर, जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं नांदेड़ से बोल रहा हूँ सर, महाराष्ट्र से। सर हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को इतना पता होने के बाद भी दाऊद इब्राहिम जैसे कि पाकिस्तान में है, इसके पहले लाहौर में भी इसको दाऊद इब्राहिम के बारे में भी पता चल चुका था। उस टाइम पे भी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, और उसके पहले भी जब अभी ऐसे बोल रहे तो भी कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद में अभी बॉम्बे का जो ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहती है तो दिल्ली में होने के बाद तो क्या सिर्फ मातंग मनाने वाली है या गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेने वाली है? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए जी। नमस्कार, अमन जैन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। हाँ। भारत में बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, और भारत सरकार पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए कभी मैच फिक्सिंग का शगुफा छोड़ती है तो कभी कोई अन्य नाटक करती है। उसी तरह पाकिस्तान की भी वही समस्याएं हैं। वहाँ की सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देती है। यह वही नवाज शरीफ है जिसने कारगिल किया था। जब वाजपेयी जी ने इसके हलक में डंडा उतार दिया था तो यह रोते रोते बोला था कि मेरा कोई कसूर नहीं है, यह मुशर्रफ की हरकत है। अब भारत सरकार अपने मुस्लिम प्रेम के कारण मुस्लिम वोट बैंक नाराज न हो जाए, इस कारण कोई कार्यवाही करती नहीं है, एवं सब मंत्री सब कुछ जानते हुए भी उल जलूल बयान देते हैं। तो आप सोच सकते हैं इस देश का क्या होगा जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी। जय हिंद, जय भारत। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम आपको स्क्रीन पर साथ साथ में कारण के साथ अब परिणाम भी दिखाते हैं। देखिए, हमारी सेना का मनोबल टूट जाएगा। ये भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने की बात नहीं तो और क्या है।
जब हमारे रक्षा मंत्री ही खुद सेना की रिपोर्ट को नजरअंदाज करके पाकिस्तान को बचाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जब हमारा रक्षा मंत्री ही हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहा हो। पाकिस्तान दुनिया के सामने निर्दोष बना रहेगा। पाकिस्तान हर मंच से भारत में होने वाले आतंकी हमलों से अपने को अलग बताता रहा। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर भी चुप्पी साधे रहा। पाकिस्तान उल्टे भारत को अपने यहाँ आतंकवाद फैलाने को जिम्मेदार बताता रहा। लेकिन अब तो भारत सरकार ही इसमें पाकिस्तान का साथ देती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं किया जाएगा। दुनिया भर के खूंखार आतंकियों का अड्डा पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान में आतंक की पौध खुलेआम पनप रही है। भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान में शह लिए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इससे इनकार करता रहा। लेकिन अब तो भारत सरकार भी पाकिस्तान के प्रति नरम रुख दिखा रही है। ऐसे में कैसे पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाएगा? हमारी सेना बगावत कर सकती है। जो सैनिक रात दिन देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद खड़े रहते हैं, उनके लिए अपनी जान से प्यारी भारत माता की सुरक्षा है। लेकिन हमारी सरकार उन्हीं सैनिकों की शहादत पर दुश्मनों के साथ नरमी दिखाती दिख रही है। ऐसे में सेना में सरकार के खिलाफ विरोध होना लाजमी है। वोट बैंक के लिए देश की संप्रभुता से समझौता होगा। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब हमारे किसी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की करतूतों को छिपाने की कोशिश की है। ऐसे में सरकार के सामने आखिर क्या मजबूरी थी जो सरकार पाकिस्तान का साथ देती दिखाई दे रही है और उसके खिलाफ नर्म दिखाई दे रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, अभी मुझसे पहले एक बच्चा बात कर रहा था कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां हैं। हाँ। लेकिन उसके साथ ही उस बच्चे ने ये बात कही, ये छोटा सा बच्चा है। हाँ। बिल्कुल छोटा बच्चा है, आपने स्क्रीन पर भी देखा होगा। हाँ। उस बच्चे ने कहा कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट मुस्लिम वोट बैंक बचा रही है। हाँ। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के नजर से देखा जाता है कि दूसरे दर्जे का शहरी की नजर से देखा जाता है? बॉर्डर पर 4 जवान मर गए, 5 मान लिया हमने। हाँ। आज से 3 महीने पहले कश्मीर में ही इसी मिलिटेंट अटैक में 4 पुलिस वाले मारे गए। हाँ। हिंदुस्तान की मीडिया ने कहीं भी एक लफ्ज भी उनके हक में नहीं बोला। अगर मिलिटेंट अटैक है, क्या ये सिर्फ हिंदुस्तान के फौजियों के लिए या सिविलियन के लिए कश्मीरी इसमें पुलिस वाला मारा जाता है या आम आदमी मारा जाता है, तब हिंदुस्तान का मीडिया चुप क्यों रहता है? क्या उनको ये पता है कि कश्मीर में जो मरने वाले हैं वो सारे मुसलमान हैं? कल कश्तवाड़ का मसला हुआ ईद के दिन, जम्मू में बीजेपी ने राजनीति शुरू कर दी, कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने राजनीति शुरू कर दी। रशीद जी, ये किसी ने नहीं कहा कि मरने वाले सैनिक हिंदू थे इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहिए। हमने कहा कि मरने वाला भारतीय सेना का जवान भारत माता का सुपूत था और इसलिए उसे मारना गलत था। धर्म के नाम पर या कश्मीर अलगाववाद को बढ़ावा देने का काम हम कदापि नहीं कर सकते। ये बात देखिए कि हिंदुस्तान के बच्चों को आप क्या शिक्षा दे रहे हैं कि वो 12 साल का बच्चा कहता है कि मुस्लिम वोट बैंक। भाई, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति देश में हो रही है। आपको बच्चा की बात तो याद रही, थोड़े देर पहले हमारे गुजरात से इकबाल भाई ने जो बात कही थी उस पर आपने क्यों नहीं कोई बयान दिया? नहीं, मेरी बात सुनिए। इकबाल भाई के बयान पर आप क्या कहेंगे? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान इकबाल भाई के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी धन्यवाद। हम कदापि हमारे प्लेटफॉर्म को अलगाववादियों को या उनके विचारों को प्रचारित करने के लिए यूज नहीं करने देंगे। आप अगर इस देश के लिए बात करते हैं, इस देश की समृद्धता के लिए बात करते हैं, देश की रक्षा के लिए बात करते हैं, तो हम आपको घंटों टाइम देने के लिए तैयार है। लेकिन आप अगर कश्मीरियत की बात करेंगे, हम कश्मीरियत की बात नहीं करते, हम हिंदुस्तानियत की बात करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि कश्मीर में मरने वाला जो पुलिस वाला था वो इस देश के लिए नहीं लड़ा, वो भी शहीद है, लेकिन वो मुसलमान था इसलिए उसकी बात नहीं उठाई गई। ऐसा कहना कदापि ही सही नहीं हो सकता। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। जय हिंद। बोलिए। हेलो सुरेश जी। हाँ सुरेश जी, मैं मतलब एक गारंटी देना चाह रहा हूँ आपको। हाँ। आपको और अपने हिंदुस्तान को और अपने हिंदुस्तान वासियों को। हाँ। मैं ये गारंटी देना चाह रहा हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए तो ना तो पाकिस्तान की ना चाइना की कोई हिम्मत हो सकती है हमारे एलओसी पे देखने की। धन्यवाद।
शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि वर्तमान सरकार की कमजोरी या उसकी ताकत को देखते हुए, बल्कि ताकत कहना भी गलत है, उसकी दुर्बलता को देखते हुए हमारे सारे पड़ोसियों ने तय किया हुआ है कि जो भी निपटना है चुनाव के पहले निपट लो, पता नहीं चुनाव के बाद क्या स्थिति बनेगी। ऐसे में अपने इरादे और जो मनसूबे हैं वो कैसे सही साबित करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, छोटे छोटे जो देश हैं उन्होंने अपने सारे हाथ पैर मारना शुरू किया है। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से इस देश के सीमाओं पर अशांति बढ़ी है। अगले कॉल। सुरेश जी, मेरा ऐसा मानना है कि भारत अपनी सरकार जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को बचा ही नहीं रही है, बल्कि देश के अंदर एक पूरा पाकिस्तान बनाने में भी लगी हुई है। हाँ। ये वोट बैंक की जो राजनीति चल रही है, इसके चलते इस देश के अंदर इतना ज्यादा अलगाववादी भावनाएं फैलाई जा रही हैं और अब वोट बैंक के लिए साफ साफ दिखने लगा है कि 10 करोड़ वोटर्स के लिए आज हमारे देश के हितों को पूरी तरीके से तिलांजलि देने पर सरकारें ही नहीं सभी राजनेता उतर आए हैं। अभी कुछ समय पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो शायद हो सकता है कि कुछ उसमें भी सच्चाई हो, कि बहुत सारा काला धन जो इन नेताओं हमने थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा की थी, भर गया है, उसकी वजह से भी आईएसआई को चूंकि उसकी जानकारी है, इसलिए भी इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। तो अगर इसमें कोई भी सच्चाई है तो हम लोग बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं और अब वोटर्स को ही एकजुट हो करके आगे आने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुसलमान की भावना से ऊपर उठना ही पड़ेगा और इस बार सबको निकल करके वोट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम ये जान पाएंगे और एक सही सुरक्षित सरकार। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो जी सर, क्या कहना है आपको? हाँ जी सर नमस्कार, मैं कुवैत से विजय बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा कहना यह है सर कि जो अपने देश की राजनीति है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका पूरा तरह से नेताओं का ईमान बिक गया है। एक शहीद जब होता है तो उनके पास नहीं जाते हैं और ये मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री 5 सैनिक में से 4 सैनिक बिहार के थे और बिहार के सैनिक जब शहीद हो गए तो उनके घर को पूछने की तक नहीं गया और उनके मंत्री उल्टा पुल्टा बयान देता है कि ये शहीद ये नाटक कर रहे हैं ये लोग उसके नाम पे, और हमने पैसा दे दिया। एक मंत्री बोलता है हमने पैसा दे दिया, अब इससे ज्यादा और क्या करें। मतलब इनको लगता है कि अपने पॉकेट से दे रहे हैं। इनको भारत के लोगों को ये भूल गए हैं कि ये नेता हमारे नौकर हैं और हम इनके मालिक हैं। बिल्कुल, ये कंसेप्ट जो है लोगों के दिमाग में नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। और खास करके नीतीश कुमार की जो वोटों की राजनीति है वो इतनी गिर सकती है, कभी अंदाजा नहीं था। विकास की और सुशासन की बात करने के लिए हमने कई बार नीतीश कुमार की तारीफ की है, लेकिन जिसके राज्य के इतने शहीद हुए उनका कोई मंत्री भी उनका शहीदों के घर पर नहीं गया। मुख्यमंत्री तो दूर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने शहीद के अंत यात्रा में कंधा देने का काम किया। और एक तरफ नीतीश कुमार है कि जो वहां गए नहीं, उनका मंत्री गया नहीं और उल्टा पैसे देकर पल्ला झाड़ने की बात कर रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं बंसीलाल यादव महेंद्रगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। हाँ, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार है जो गई गुजरी सरकार है, आज पूरे विदेश नीति का हमारा क्या बुरा हाल हो जा रहा है। पाकिस्तान छोटा सा राष्ट्र है, हमारे ऊपर बार बार संप्रभु सत्ता पर हमले किए जा रहा है और हम इसका जवाब नहीं दे रहे। हमारे सेना का मनोबल गिरे जा रहा है, इसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट जिम्मेवार है। मेरे जिले से कोई भी लड़ाई यदि युद्ध छिड़ता है तो मेरे जिले से 100 कम से कम सैनिक शहीद होते हैं। उनके दर्द को हम जानते हैं, ये लोग नहीं जानते। कांग्रेस के बैठे हम जानते कि हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। बार बार हम युद्ध जीतते हैं और हार जाते हैं टेबल के ऊपर जाकर। हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि बिल्कुल ताकि दुनिया और चाइना ने क्या कर रखा है, हमारे बॉर्डर पर आता है और घूम जाता है। पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सिर उठा के ले जाता है। हम क्या बुज़दिल और कायर हैं जो ये देखते रहेंगे? हमें चाहिए कि हम उसके अंदर सीमा में घुस के कराची और इस्लामाबाद को ध्वस्त कर दे ताकि पाकिस्तान को एक सबक मिले और पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देखे कि हिंदुस्तान अपने आप में कितना बड़ा मुल्क है।
और कितना पावरफुल है। चाइना 23वें दिन हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। बांग्लादेश। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। उड़ीसा संबलपुर चिपिलमा से खिरेश्वर प्रधान बोल रहा हूँ। हाँ, सरकार पाकिस्तान का इसलिए बचाना चाहती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए भारत से देशद्रोह कर रहा है। लगता है कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच कुछ टिकटिंग हुआ हो, इसलिए तो कभी कांग्रेस द्वारा पाकिस्तान का झंडा को जलाते हुए नहीं देखा गया है। कांग्रेस का समर्थन आतंकवाद का समर्थन है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल चाले के बाद। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। आइए, बिंदास में कई दर्शक अपनी बात को रखना चाहते हैं और आज हजारों कॉल वेटिंग में है। हम प्रयास करेंगे कि बचे हुए कम समय में हम उपाय की दिशा में अपनी बात को रखें और इस देश को बता दें कि यह भी उपाय हो सकता है। अगले कॉलर। बिल्कुल बिल्कुल सर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मैं रंजीत सिंह सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ, और आज हमारे देश में जो चल रहा है इससे हमारी सेना का ही मनोबल नहीं, अपितु हमारे देश के पूरे नौजवानों का मनोबल गिर रहा है। और इन कांग्रेसियों को बिना हटाए हमारे देश में अब कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल हम सबको पता चल चुका है, जब तक ये कांग्रेस नहीं जाएगी। ये इनका मिला जुला खेल चल रहा है। ये पाकिस्तान को बिल्कुल बचा रहे हैं। क्यों नहीं बचा रहे? ए के एंटनी का बयान सुन के आज हम लोग विदेशों में बैठ के रो रहे हैं। इतनी पीड़ा तो हमें कभी नहीं हुई थी जितनी पीड़ा आज ये सब कुछ देख के हो रहा है कि आज मेरे देश में चल क्या रहा है। सर, हम आपको बताना चाहते हैं, आज सऊदी अरब में हमारे इंडिया के जितने मुसलमान आए हुए हैं यहाँ पे, वो लोग भी हमारे साथ रहते हैं, हम भी उनके साथ रहते हैं, लेकिन उसमें करीब 70% ऐसे मुसलमान हैं जो हमसे नफरत करते हैं, हमारे इंडिया के होके हमसे नफरत करते हैं। तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि किसी मुस्लिम भाई के प्रति हम ऐसा कुछ द्वेष रखते हैं, लेकिन हम अपने मुसलमान भाइयों से आह्वान करना चाहते हैं कि आपको भी आगे आना पड़ेगा देश को बचाने के लिए। आपको भी आगे आना पड़ेगा देश को। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। बिलाल पटेल बोल रहा हूँ कुवैत से। हाँ सर, ये एक बार कांग्रेसियों को हटाओ और नरेंद्र मोदी को लाओ एक बार, फिर देखो पाकिस्तान का और चाइना का और ये इनका तालिबानी का क्या हाल होता है। धन्यवाद। ये उपाय तो सारे ही कार्यक्रमों में आजकल आने लगा है, कांग्रेस को हटाने की बात और मोदी को लाने वाला उपाय तो सारे बता रहे हैं, लेकिन और भी कई उपायों पर हमको आजमाना पड़ेगा, हाथ लाना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में अभी टाइम है और तब तक इस देश को हम असुरक्षित तरीके से आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। हम उपायों पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। बार बार पाकिस्तान हमारे सैनिकों की हत्या करके मुकर जाता है। हर आतंकी हमले के तार पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ते हैं। फिर क्यों हमारी सरकार पाकिस्तान को जवाब देने के बजाय उसके साथ नरमी दिखा रही है? रक्षा मंत्री तुरंत माफी मांगे। रक्षा मंत्री ने सिर्फ दबाव में अपना बयान बदला है, लेकिन पिछले बयान के लिए माफी नहीं मांगी। आखिर हमारे रक्षा मंत्री इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी माफी क्यों नहीं मांगते? देशवासी आगे आकर विरोध करें। पाकिस्तान द्वारा हमारे सैनिकों की हत्या पर हर ओर देश में रोष है। जगह जगह देशवासी पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ये विरोध दिखाई नहीं दे रहा। हमारे सरकारी हुक्मरान उल्टे पाकिस्तान को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे में जरूरी है देशवासी आगे आकर सरकार की आंखें खोलें। देश की सुरक्षा से जुड़े लोग आगे आए। पाकिस्तान मामलों के जानकार और दूसरे सुरक्षा सलाहकार भारत सरकार को पाकिस्तान की हकीकत बताएं, क्योंकि भारत सरकार जिस तरह से पाकिस्तान की करतूतों को नजरअंदाज करके उससे सहानुभूति दिखा रही है, वो न सिर्फ भारत सरकार बल्कि पूरे देश के लिए भयानक त्रासदी हो सकती है। सैनिकों की शहादत पर राजनीति ना की जाए। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देना तो दूर, हमारे कुछ राजनेता उनकी शहादत पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे नेता हमारी सेना की ही बात को न मानकर पाकिस्तान की बातों से सहमत हो रहे हैं। सेना अपने मनोबल को कमजोर ना होने दे। ये बात सही है कि हमारे कुछ राजनेता हमारी सेना का मनोबल कम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये नेता सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं। लेकिन आज पूरा देश सेना के साथ खड़ा हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो देशवासी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, जय हिंद। हाँ, अभी तो चल रहा प्रोग्राम आपका। हेलो,
बोलिए। अभी तो वहाँ प्रोग्राम चल रहा है टीवी पे। हेलो, हाँ सर, जय हिंद। हाँ सर, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि तो सभी जानते हैं कि देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो सब पाकिस्तान की देन है, और पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई न करने का कारण भी स्पष्ट है कि हमारे भारतीय मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इसलिए सरकार उनके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। दूसरा, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार देश की सुरक्षा करने में असमर्थ है तो त्यागपत्र क्यों नहीं दे देती है। हमारी सेना स्वयं देश की सुरक्षा करने में सक्षम है। सेना आतंकवादियों को कानून के हवाले भी कर देगी, वह भविष्य में सीमा पर कोई वारदात भी नहीं होने देगी। हमारे सैनिक मिट्टी के नहीं है, सरकार में बैठे इंसानों की तरह वह भी इंसान है। दोस्ती की बात तो बहुत दूर रही, सभी प्रकार के रिश्ते बंद कर देने चाहिए जब तक वह आतंकवादियों को भारत के सुपुर्द न कर दे और सीमा पर घुसपैठ बंद न कर दे। जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। हाँ, मैं सुमित लिमाय महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। बोलिए सुमित जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी विदेश नीति नेहरू के जमाने से ही कमजोर रही है। चाहे वे किसी के भी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी का भी गठबंधन हो केंद्र में, आखिर हम बार बार हमारे दुश्मनों के सामने घुटने क्यों टेकते हैं। हमारी सेना में इतनी ताकत है कि वे मात्र 10 घंटों में पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, मगर हमारे नेता तो स्विस बैंक के पैसे और मुस्लिम वोट बैंक के देखभाल में लगे हैं। नेता तो नपुंसक है, अब ये सेना को भी नामर्द बनाना चाहते हैं क्या। अरे एक बार खुला छोड़कर तो देखिए रक्षा मंत्री जी, हमारी सेना को देश की कई समस्याएं 1-2 दिन में सुलझ जाएगी, फिर भारत निर्माण की जरूरत नहीं रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। रक्षा मंत्री अपनी लुंगी ठीक से नहीं संभाल सकते हो, इस देश की सीमा कैसे संभालेंगे, ऐसा व्यंग इस सोशल मीडिया में आया तो उसको 2.25 करोड़ लोगों ने लाइक किया। इससे आप समझ सकते हैं कि रक्षा मंत्री की क्या हैसियत है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, मैं चैनल बोलता हूँ पुणे से। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि अपन भारतीय सैनिक का खून बहा और सोनिया गांधी को कोई समझ में नहीं आ रहा। यही अगर इटालियन का खून बहता तो सोनिया गांधी क्या चुपचाप बैठती। धन्यवाद। कांग्रेस से जुड़े लोगों को और गांधी परिवार से जुड़े लोगों को देश के ऐसे सवालों का सामना करना जरूरी है, बल्कि जवाब देना भी जरूरी है। हम आशा करते हैं कि देश की भावनाओं का कदर करते हुए, आदर करते हुए ऐसे सवालों को वो जरूर गंभीरता से लेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। साथ साथ में हम आपको स्क्रीन पर तमाम वो कार्टून भी दिखा रहे हैं जो देश के विभिन्न मीडिया द्वारा सोशल साइट के ऊपर भी आए हुए हैं, और जिससे ये स्पष्ट होता है कि देश की प्रतिभाशाली जो कार्टूनिस्ट है वो इस मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं। ये पाकिस्तान और भारत, भारतीय सीमा सुरक्षा और भारत की राजनीति और आतंकवादियों के दृष्टिकोण को दर्शाते तमाम कार्टून आप हमारे वेबसाइट sudarshannews.com पर भी देख सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। मैं राजेश कुमार मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ, बिहार से। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा देश के ऊपर जो ये आतंकवादी हमला हो रहा है या देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है देश के बाहर से, उसमें हमारे नेता लोगों का जो बयान आ रहा है वो हमारे लिए बहुत दुखद घटना है, और ऐसे नेताओं का बयान बंद किया जाना चाहिए। ये नेता लोग अपने सिर्फ कुर्सी के लिए ऐसा बयान देते हैं। आपके मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे, नीतीश कुमार के? नीतीश कुमार जी के बारे में मैं यह कहूंगा कि वो थोड़ा सा जा करके मैं ये कहूंगा कि वो नीतीश कुमार को जा करके उन परिजनों से भेंट करना चाहिए और ये विश्वास दिलाना चाहिए कि पूरा देश उन परिजनों के साथ है जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए। लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री तो कह रहे हैं कि हमने पैसे दे दिए और क्या चाहिए। पैसे से सैनिक नहीं खरीदा जाता है, पैसे। बिल्कुल, धन्यवाद। और पैसे के लिए देश का कोई भी जवान सीमा पर नहीं जाता है। सैनिकों को मिलने वाले धन को, उनके सैलरी को अगर हम देखेंगे तो उससे ज़्यादा यहाँ पर जो वॉचमैन या गार्ड होते हैं उनको परिवार के साथ रहने की कीमत के साथ जोड़ा जाए
तो सैनिकों को कुछ भी नहीं मिलता है। वहां जाने वाला पैसे के लिए नहीं जाता है, देश के लिए जज्बा होता है, भारत माता के लिए कुछ करने की इच्छा होती है। और मैं तो कहता हूं कि पूर्व जन्म का पुण्य होता है और इसलिए कोई सीमा पर जाता है और उसको शहीद होने का मौका मिलता है। नीतीश कुमार और उनके राज्य मंत्री या राज्य के मंत्रियों को इतनी अकल होती तो ऐसे परिवार के बारे में वो कदापि ऐसा बयान नहीं देते। अगले कॉलर। जय हिंद साहब। जय हिंद। हाँ सर, हमारे देश के राजनेता ओछी राजनीति करते हैं। मैं महिपाल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ पूना से। हाँ, हमारे देश के राजनेता ओछी राजनीति करते हैं। 30% मुसलमानों को लेकर साथ में चलते हैं और 70% हिंदुओं को क्यों छोड़ देते हैं? क्या हमारे हिंदू भाई ये नहीं समझ सकते किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट देना नहीं चाहिए? आगे हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको वोट क्यों नहीं देते हैं? उनके पीछे हमको लग जाना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान मोदी में कर देना चाहिए। धन्यवाद। पहले आप अपने बीजेपी वालों को समझाइए कि नरेंद्र मोदी का नाम तो डिक्लेयर करें, अब तो चुनाव के बाद करने की बात बोल रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन समय के कमी के कारण हम आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही कहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ आखिर हम टीवी चैनलों पर कितने कार्यक्रम करेंगे। हमें भी इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि हर बार भारत सरकार नए प्रयोग पाकिस्तान के बारे में करना चाहती है। मैंने कई बार इस कार्यक्रम के द्वारा कहा है कि पाकिस्तान की नीयत कुत्ते की पूंछ की तरह है। आप इसको बटर लगाओ, मक्खन लगाओ, फिर भी वो सीधी नहीं होगी, कितना भी प्यार करो, या उसको पाइप में डालकर रखो तो भी नहीं होगी। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है। अगर हम इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे तो आने वाली हर सरकार, हर प्रधानमंत्री यही प्रयोग करता रहेगा और ये प्रयोग हमारे देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ साबित होंगे या ऐतिहासिक गलती भी साबित होंगे और हो भी रहे हैं। लेकिन कई बार तो लगता है कि हमारे देश के रक्षा मंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के, यहां तक कि सरकारी बयान भी किसी विदेशी देश के दबाव में दिए जाते हैं और फिर देशी दबाव बढ़ने के बाद उनको मजबूरी में वापस लिया जाता है। आखिर कब तक हम अपनी देश की संप्रभुता के साथ, सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ करते रहेंगे? देश की भावनाओं की कदर अगर नहीं की गई, देश के जवानों के अहमियत को अगर नहीं समझा गया, उनको शहादत को अगर सही तरीके से सम्मान नहीं मिला, तो इस देश का क्या होगा? शायद भगवान भी जमीन पर उतरकर उसकी रक्षा करने के लिए सैनिक का ही रूप लेता है। इसे भी हमको ध्यान में रखना होगा। हम आशा करते हैं कि देश की सरकार को देश के मूड को समझते हुए, देश के रुख को समझते हुए और देश की आवश्यकता को समझते हुए अपने रुख में बदलाव कर कर अब चुप्पी तोड़कर पप्पी लेने के बजाय कुछ हिम्मत के साथ दम देकर पाकिस्तान को अपना रुख बदलने के लिए या उस पुछ को डालने के लिए मजबूर करेगी। हम आशा करते हैं कि इस देश की इस ताकत ने बिंदास बोल के बेखौफ विचारने इस सरकार को कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।